यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहानी। दिल्ली की अंधेरी रात। दिल्ली की ठंडी रात थी। सर्द हवाएं चल रही थीं। आसमान पर बादल छाए थे और शहर की चमकती रोशनी उस अंधेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। साउथ दिल्ली के एक बड़े होटल में पार्टी चल रही थी। यहां पुलिस विभाग और मीडिया वालों का भी आना जाना था, क्योंकि यह पार्टी एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई थी। पार्टी इंटरव्यू सीन। मीडिया के कैमरे घूम रहे थे। रिपोर्टर लोगों से सवाल कर रहे थे। रिपोर्टर: सर, आप इस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? यहां इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। गेस्ट: बिजनेसमैन: जी बिल्कुल, ये दिल्ली के लिए एक शानदार इवेंट है। ऐसे मौकों पर नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। रिपोर्टर एक महिला से: मैम, आपको कैसा लग रहा है? महिला हंसते हुए: बहुत अच्छा, माहौल शानदार है, लेकिन इतनी भीड़ में कभी कभी डर भी लगता है कि सब लोग सही इरादों से आए हैं या नहीं। रिपोर्टर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी यह बात कहीं ना कहीं भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। पार्टी के बीच एक लड़की थी, रिया। उम्र लगभग 22 साल। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में बेचैनी। उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ यहां आई थी। पार्टी में डीजे की आवाज गूंज रही थी। शराब के गिलास टकरा रहे थे और लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन रिया का मन भारी लग रहा था। उसने अपनी सहेली नेहा से कहा, रिया, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। नेहा हंसते हुए: तू भी ना, पार्टी में हर कोई एक दूसरे को देखता है, रिलैक्स कर। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ झलक रही थी। कहानी की शुरुआत रात के करीब 11 बजे। पार्टी अपने चरम पर थी। लोग नाच रहे थे। तभी अचानक रिया कहीं गायब हो गई। नेहा ने उसे ढूंढना शुरू किया। वॉशरूम, गार्डन, बार, हर जगह, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। वह सीधे होटल मैनेजर के पास गई। नेहा: मेरी फ्रेंड रिया नहीं मिल रही, आप सीसीटीवी चेक कराइए। मैनेजर ने पुलिस को फोन किया। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर अभिषेक चौहान अपनी टीम के साथ होटल पहुंचे। लंबा कद, तेज नजरें और सख्त आवाज। इंस्पेक्टर, सीसीटीवी फुटेज तुरंत लाओ। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। उसमें रिया आखिरी बार कॉरिडोर से जाते हुए दिखी। उसके पीछे एक आदमी का धुंधला सा चेहरा नजर आया। इंस्पेक्टर, वीडियो क्लिप झूम करो। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसका हाव भाव और चाल से पता चल रहा था कि वह कोई जानकार है। जांच की शुरुआत पुलिस ने होटल में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। इंटरव्यू। वेटर: सर, मैंने उसे आखिरी बार कॉरिडोर की तरफ जाते देखा था। वह फोन पर बात कर रही थी और थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। इंटरव्यू। डीजे: मुझे लगा वो डांस फ्लोर से अचानक निकल गई, लेकिन उसके साथ कोई लड़का था, शायद उसका जानकार। इंटरव्यू। होटल स्टाफ: सर, पीछे के गेट से एक कार निकली है, वही समय था जब लड़की गायब हुई। इंस्पेक्टर अभिषेक ने अपनी टीम को आदेश दिया, तुरंत गेट की फुटेज चेक करो और कार की डिटेल निकालो। सीसीटीवी में दिखा कि एक ब्लैक एसयूवी होटल से बाहर निकली, लेकिन उसका नंबर प्लेट धुंधला था। सस्पेंस गहराता है। अब सवाल था, रिया कहां गई? क्या उसने खुद के मर्जी से होटल छोड़ा या उसे जबरदस्ती ले जाया गया? पुलिस ने रिया के दोस्तों से पूछताछ की। नेहा: सर, उसने पार्टी से पहले कहा था कि उसे किसी ने धमकी भरे मैसेज भेजे हैं, वो डर रही थी। इंस्पेक्टर: किसके बारे में? नेहा: उसने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा था कि अगर आज पार्टी में गई तो कुछ बुरा होगा। रिया की पर्सनल लाइफ। रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, पढ़ाई में तेज, लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया था। उसके कॉलेज का एक लड़का करण लगातार उसका पीछा करता था। रिया ने कई बार मना किया, लेकिन करण ने धमकियां देनी शुरू कर दी थी। पुलिस तुरंत करण के घर पहुंची। करण घबराया हुआ था। इंस्पेक्टर: रिया कहां है? करण: सर, मैं तो पार्टी में गया ही नहीं। हां, मैंने उसे मैसेज किया था, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, अगर झूठ बोल रहे हो तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। नया मोड़। करीब रात 2 बजे पुलिस को खबर मिली कि होटल से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर रिया का फोन मिला है। फोन टूटा हुआ था और उस पर खून के धब्बे थे। अब मामला और गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर अभिषेक, यह सिर्फ मिसिंग केस नहीं है, यह क्राइम है। पुलिस ने उस इलाके में सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया।
कुत्तों को की। कहानी आगे। स्टेशन पर जो भीड़ थी वह धीरे धीरे छूट रही थी। पुलिस ने जगह को घेर लिया था और मीडिया वाले चारों तरफ से कैमरे घुमाते हुए एक ही सवाल दोहरा रहे थे, कौन थी ये लड़की, क्यों हुआ ये हादसा। इंस्पेक्टर राजेश ने मीडिया को रोकते हुए कहा, हमारे पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था लड़की ने आत्महत्या की है, तो कोई बोल रहा था ये रेप और मर्डर का केस हो सकता है। पुलिस की जांच शुरू। पुलिस ने सबसे पहले ट्रेन ड्राइवर का बयान लिया। ड्राइवर बोला, साहब मैं स्टेशन में ट्रेन धीमी कर रहा था, तभी देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक लड़की लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। जैसे ही मैं ब्रेक दबाने ही वाला था, वो अचानक सामने कूद पड़ी। लेकिन थोड़ा रुककर, साहब मुझे लगा किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था। यह सुनते ही इंस्पेक्टर राजेश की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब तुम साफ साफ कह रहे हो कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर हो सकता है? ड्राइवर ने डरते हुए कहा, जी मैंने छाया जैसी हरकत देखी थी, लेकिन ट्रेन की रोशनी और भीड़ के शोर में साफ नहीं देख पाया। लड़की की पहचान कुछ ही देर बाद पुलिस ने लड़की की जेब से उसका आधार कार्ड निकाला। नाम लिखा था रिया शर्मा, उम्र 23 साल, पता लक्ष्मी नगर, दिल्ली। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम को घर की ओर रवाना कर दिया। रिया के घर पर उसके माता पिता के रोने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थीं। मां फूट फूट कर कह रही थी, मेरी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, वो बहुत हिम्मती थी, जरूर किसी ने उसे फंसाया है। पिता गुस्से में बोले। रिया कुछ दिनों से परेशान थी, बार बार कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमने सोचा शायद वहम हो। हॉस्टल के राज पुलिस ने आगे की जांच में पता लगाया कि रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी और हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल पहुंचने पर उसकी रूममेट नेहा ने बताया, रिया पिछले कुछ हफ्तों से बहुत डरी सहमी रहती थी, रात को अचानक चीख पड़ती थी। उसने बताया था कि हॉस्टल के बाहर एक आदमी रोज उसका इंतजार करता है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या उसने उस आदमी का जिक्र किया? नेहा ने सिर झुका लिया। हां, उसने कहा था कि वो आदमी उसके अतीत से जुड़ा है, पर नाम कभी नहीं बताया। नया मोड़। पार्टी का राज जांच में खुलासा हुआ कि हादसे वाली रात रिया एक फ्रेंड्स पार्टी से हॉस्टल लौटी थी। पुलिस ने पार्टी के कुछ दोस्तों को बुलाया। उनमें से एक लड़के अमन ने कहा, पार्टी में सब नॉर्मल था, लेकिन रिया अचानक उदास हो गई। किसी अनजान नंबर से उसे मैसेज आया था। उसने फोन छुपा लिया और बाहर चली गई। इंस्पेक्टर ने फोन का डाटा निकाला। अंतिम मैसेज में लिखा था, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो स्टेशन आ जाओ, वरना सबके सामने तेरे राज खोल दूंगा। इंटरव्यू। पड़ोसियों की गवाही। पुलिस ने रिया के घर और हॉस्टल के आसपास लोगों से बात की। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, बिटिया बहुत सीधी सादी थी, पर कुछ दिनों से मैंने देखा था कि रात को कोई काली कार उसके घर के पास खड़ी रहती थी। दूसरे पड़ोसी ने जोड़ा, हां, और उस कार में अक्सर 2 आदमी बैठे दिखते थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। पहला बड़ा सुराग। रिया के मोबाइल से पुलिस को एक नाम मिला, विक्रम। कॉल लिस्ट में उसी का नाम सबसे ऊपर था। विक्रम से पूछताछ हुई तो उसने कहा, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, दोस्ती थी, लेकिन मैंने कभी उसका पीछा नहीं किया। हादसे वाली रात भी मैं पार्टी के बाद घर चला गया था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन विक्रम, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस साफ बता रही है कि तुम स्टेशन के आसपास थे। अब सच बोलो, वरना हवालात का दरवाजा खुला है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब सच ये है कि मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन वो मुझे नजरअंदाज करती थी। उस रात मैं उसके पीछे गया था, लेकिन मैंने धक्का नहीं दिया। मैंने तो बस बात करने की कोशिश की थी। सच या झूठ? अब इंस्पेक्टर राजेश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या सचमुच विक्रम ही रिया की मौत का जिम्मेदार था, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी थी? तभी रिपोर्ट आई। रिया के शरीर पर चोट के निशान थे, जो ट्रेन से टकराने से पहले के थे। मतलब उसे मारा पीटा गया था और फिर ट्रेन के सामने धक्का दिया गया। इंस्पेक्टर राजेश ने दांत भींचते हुए कहा, अब खेल दिलचस्प हो गया है। यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। कहानी आगे। रिया की मौत को अब साफ तौर पर मर्डर मान लिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह राज खोल दिया कि ट्रेन से टकराने से पहले ही उसके शरीर पर चोटें आई थीं, यानी यह सोची समझी साजिश थी। इंस्पेक्टर राजेश ने केस की दिशा बदलते हुए कहा, अब हमें उसके हर रिश्ते, हर दोस्त और उसके परिवार तक की गहराई से जांच करनी होगी। हॉस्टल में छुपा सच। पुलिस ने रिया का हॉस्टल कमरा खंगाला। कपड़ों और किताबों के बीच से एक छोटा डायरी नुमा नोटबुक मिला। पहले पन्ने पर ही लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मेरे अपने ही मुझे मार डालेंगे। यह पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूरी डायरी पलटी। उसमें बार बार 2 नाम लिखे थे, विक्रम और अनामिका। इंटरव्यू। अनामिका रिया की पुरानी कॉलेज फ्रेंड थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह बोली, हां, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन रिया ने मुझसे दूरी बना ली थी। उसने कहा था कि कुछ लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने पूछा भी कि कौन लोग हैं, लेकिन उसने कहा, समय आने पर सब बता दूंगी। इंस्पेक्टर ने घूर कर पूछा, और वो समय कब आने वाला था? अनामिका ने रुआसी आवाज में कहा, साहब, शायद आज ही। उस रात उसने मुझे कॉल किया था और कहा था कि अगर मैं पार्टी में आऊंगी तो वह मुझे सब बता देगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और अब नया मोड़। ब्लैकमेल की साजिश। रिया के मोबाइल से डिलीट किए गए कुछ मैसेज रिकवर हुए। उनमें लिखा था, तेरे राज अगर सबको पता चल गए तो तेरा करियर, तेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। पैसे लेकर स्टेशन आ जा। यह पढ़ते ही साफ हो गया कि रिया किसी ब्लैकमेल का शिकार थी। संदिग्ध नंबर जांच में पता चला कि यह मैसेज जिस नंबर से आया था वह किसी प्रीपेड सिम से भेजा गया था, जो नकली आईडी से खरीदा गया था। लेकिन पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, वही स्टेशन का इलाका, हादसे से 1 घंटे पहले। इंस्पेक्टर ने कहा, जिसने भी यह प्लान बनाया है वह बहुत चालाक है, लेकिन हम भी उससे चालाक हैं। पार्टी के राज। इंटरव्यू पार्टी में मौजूद एक और छात्रा सोनम ने पुलिस को चौंकाने वाली बात बताई। रिया पूरे टाइम बेचैन थी। उसने पार्टी के बीच में अचानक कहा, मैं अब और चुप नहीं रह सकती, आज सबको बता दूंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसका मूड बदल गया और वो चुप हो गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या किसी ने उसे रोका था? सोनम ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, हां, विक्रम ने। उसने उसके कान में कुछ कहा था। उसके बाद रिया का चेहरा डर से सफेद हो गया। विक्रम पर शिकंजा। पुलिस ने विक्रम को फिर बुलाया। राजेश ने सीधे पूछा, क्या तुम रिया को ब्लैकमेल कर रहे थे? विक्रम गुस्से में बोला, नहीं, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन हां, मैं उसे रोकना चाहता था क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ ऐसा राज खोलने वाली थी जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। राजेश ने तीखी नजरों से कहा, तो मतलब तू मान रहा है कि तुझ पर शक की गुंजाइश है? विक्रम चुप हो गया। अचानक आया नया नाम। उसी समय एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। स्टेशन के बाहर लगी कैमरे में दिखा कि हादसे से पहले रिया किसी मध्यम उम्र के आदमी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन आंखें और चाल पहचान में आ सकती थी। रिया के पिता ने फुटेज देखकर कहा, यह वही है, ये राघव है, मेरा बिजनेस पार्टनर। मैंने कई बार देखा है कि वो रिया से बात करने की कोशिश करता था। राघव का सच। जब राघव को पकड़ा गया तो उसने पहले सब झुठला दिया, लेकिन कढ़ाई से पूछताछ करने पर उसने माना, हां, मैं रिया से मिला था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सिर्फ उसे धमकाया था क्योंकि वह मेरे पुराने धोखाधड़ी वाले कामों का सच सबको बताने वाली थी। इंस्पेक्टर राजेश गर्जा, मतलब तू मान रहा है कि तू उसे ब्लैकमेल कर रहा था? राघव ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन मैंने धक्का नहीं दिया, मैं वहां से निकल गया था। अब असली सवाल। अब पुलिस के सामने 3 शख्सी थे। विक्रम, जो रिया से प्यार करता था लेकिन डरता था कि उसका राज खुल जाएगा। राघव, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और एक अनजान शख्स जिसने उसे ट्रेन की पटरी पर धक्का दिया। लेकिन इनमें से असली कातिल कौन था? इंस्पेक्टर की चाल। इंस्पेक्टर राजेश ने सबको पकड़कर आमने सामने बैठा दिया और कहा, जिसने रिया को मारा है उसने ही उसकी डायरी से एक पन्ना फाड़ा था, और वही पन्ना हमारे पास है। बस उस पर उंगलियों के निशान हैं। अगर अब भी सच नहीं बोला तो सबूत सब बयां कर देंगे। विक्रम, राघव और अनामिका तीनों एक दूसरे को घूरने लगे। कमर,